हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आईपीएस पीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो है 5 नवंबर को है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि आपको इस बार का जो मेंस का पेपर होगा किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह का अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो मेंस का जो एग्जाम डेट है वो है 5 नवंबर। ठीक है, तो आज है आपका 26। तो नियर बाय आपका कितना दिन है? नियर बाय आपका मान लीजिए 7 to 8 डेज है। बिकॉज अभी 1 से 2 दिन बच्चों क्या होगा, ट्रेवलिंग वेवलिंग में लग जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 7 डेज ही पकड़ लिया। ठीक है, अभी ये 7 डेज में मैक्सिमम बच्चे अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना चुका है। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए एक स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा कि आप लोग मेरा वाला देख के आप कंफ्यूज हो जाए। नो, मेरा अल्टीमेट जो एम है इस वीडियो का वो ये है कि कुछ पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करूं, जो पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीजों के बारे में एनालिसिस किया है वही आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं। ठीक है, इसीलिए आज का जो पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बोलने से पहले मैं लास्ट ईयर का डिटेल्स कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, उसके साथ साथ ओवरऑल गुड अटेम्प्ट क्या था, उसके साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, हर चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस बार कौन सा सेक्शन में आपको ध्यान देना है और किस तरीके से चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, मिस्टेक करना, हर चीजों के बारे में बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। कि आईबीपीएस पीओ में टोटल 4 सेक्शन होता है। एक होता है रीजनिंग, एक होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, दूसरा होता है इंग्लिश, तीसरा होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ वन होता है जनरल अवेयरनेस, एंड फिफ्थ जो पांचवा सेक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है डेस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डेस्क्रिप्टिव के बारे में। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद देखिए, अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी का लेवल बात करता हूँ, स्पेशली लास्ट ईयर जो क्वांट सेक्शन था, ये जो सेक्शन था ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिला था। बच्चों का अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो था। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे 2, 3 या 4 भी अटेम्प्ट करके आए थे, जो पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में भी पेपर उतना उतना ज्यादा डुएबल नहीं था, लेकिन हालांकि यहाँ का बच्चों का 10 to 15 मार्क्स बच्चे ने अटेम्प्ट कर पा रहे थे, लेकिन क्वांट में बच्चों का अटेम्प्ट बहुत ही खराब था। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश जो है, लास्ट आप 3 से 4 साल अगर आप देखते हो, प्री हो या मेंस हो, इंग्लिश जो होता है वो सबसे ज्यादा डुएबल सेक्शन होता है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, अगर आपको आईबीपीएस पीओ का मेंस क्लियर करके एक अच्छा स्कोर लाना है तो आपको 3 सेक्शन में कमांड लाना पड़ेगा। एक फर्स्ट डेस्क्रिप्टिव, दूसरा इंग्लिश, एंड तीसरा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अभी आप बोलोगे सर जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग ये दोनों समझ में नहीं आया, इसमें ये क्या है? तो ये हर चीजों के बारे में मैं एंड में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए लास्ट ईयर का अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट था वो 18 to 22 क्वेश्चन था। मीन्स आप 15 प्लस आप 18 अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन। अगर इंग्लिश की बात बोलूं, इंग्लिश 21 से 24 तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इंग्लिश पेपर डुएबल था। डाटा एनालिसिस में 10 से 12 क्वेश्चन ही आप बनाना पॉसिबल था। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं, 15 to 18 क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो आप चीजों के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए कि किस तरीके का पेपर था। अभी देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल में अटेम्प्ट का बात करूं, 72 to 75 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा था लास्ट ईयर का बात करूं। ठीक है, हालांकि यहाँ का अगर मैं क्वांट रीजनिंग का अगर बात करूं, ये जो 2 सेक्शन है इसमें से बच्चों का जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स भी नहीं बन रहे थे आउट ऑफ 120। ठीक है, एंड जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ में 225 मार्क्स का एग्जाम होता है, 120 आपका कहां से? एक रीजनिंग से एंड क्वांट से ही आता है। और रिमेनिंग जो 40 + 40 + 25 ये आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव से आता है। तो ये जो रिमेनिंग सेक्शन है, रिमेनिंग सेक्शन से ही बच्चों ने अच्छा खासा मार्क्स अटेम्प्ट किया था। ये जो क्वांट एंड रीजनिंग था इसमें से 30 मार्क्स लाना लाना भी बच्चों को मुश्किल हो रहा था। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि इस दोनों पेपर में डिफिकल्टी का लेवल जो था वो कितना हद तक था। तो इसीलिए मैं चीजों के बारे में बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी चीजों के बारे में अटेम्प्ट करें, थोड़ा सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करें, आप पैनिक ना हो। बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग पेपर जो है वो उतना इजी नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ का भी बात करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग में 60 था कट ऑफ। अगर मैं जनरल का ही बात करूं, मैं अब कैटेगरी का बात नहीं करूंगा, सिर्फ जनरल की बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूँ,
आउट ऑफ 60 ओनली 7 कट ऑफ था। अगर आउट ऑफ 60 ओनली 7 कट ऑफ जा रहा है तो इसमें आप नियर बाई 15 मार्क्स आप ला सकते थे। ठीक है, वहां पे 15 मार्क्स लाने का ये मतलब वहां पे उतना क्वेश्चन अवेलेबल था कि अगर आप चीजों को थोड़ा स्मार्टली ढूंढते हो तो 15 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। अगर मैं जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि इसका कट ऑफ ऑलवेज उतना हाई नहीं जाता है, उतना ही मॉडरेट जाता है, तो इसीलिए इसका आप नियर बाई 4.5 था लास्ट ईयर कट ऑफ आउट ऑफ 40। ठीक है, इंग्लिश का बात करो, इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट कट था 15.50। आप सोचिए, एंड डाटा एनालिसिस में 2.25 आउट ऑफ 60। दैट मींस यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल था। 6 to 7 मार्क्स मींस नियर बाय 10 मार्क्स लाना भी इसमें पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं बोला कि रीजनिंग प्लस क्वांट मिलाकर 30 मार्क्स भी नहीं बन रहा है। अगर ये दोनों सेक्शन अगर थोड़ा सा भी मॉडरेट आ जाता है ना, तो आपका कट ऑफ क्या होगा, हाई चला जाएगा। बिकॉज ये सेक्शन वैसा सेक्शन होता है, सब बच्चों का टारगेट यही होता है कि रीजनिंग एंड क्वांट अगर थोड़ा भी इजी आ जाए तो उसमें स्कोर करेंगे। लेकिन रीजनिंग लास्ट 3 से 4 साल में अगर देखोगे तो रीजनिंग एंड क्वांट वैसा पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड डेस्क्रिप्टिव में 10 कट ऑफ था, लेकिन डेस्क्रिप्टिव एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपको चीजों के बारे में पता है तो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन आपका क्या आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, और एक सेक्शन आपका क्या आएगा, डिफिकल्ट आएगा। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, देखिए कट ऑफ क्या है, 71.25 आउट ऑफ 225। अभी देखिए यहाँ पे तो ये तो हो गया लास्ट ईयर का कि पेपर कैसा था, कौन सा सेक्शन कैसा आया था। तो अभी इससे हम लोग इस बार का किस तरह अनुमान लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट, अगर मैं बोलता हूँ क्वांट, देखिए क्वांट में 35 क्वेश्चंस होगा। 35 क्वेश्चंस में से 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, 60 मार्क्स अगर यहाँ पे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चंस होगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस होगा एंड 1.5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस होगा। तो ये देखिए प्री का जो क्वांट का लेवल था, प्री का अगर मैं क्वांट का लेवल का बात करूं, तो प्री का क्वांट का लेवल बहुत ही एज कम्पेयर टू दूसरा एग्जाम्स बहुत ज्यादा टफ देखने को मिला था। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि प्री में ही अगर हम लोगों ने इतना मुश्किल बनाया है, तो मेंस में हम लोग पेपर को क्या करेंगे, और भी थोड़ा मुश्किल करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें उतना ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस बार भी क्वांट का जो लेवल होगा वो टफ आएगा। अगर टफ आएगा तो हमें सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करना है। ऑलवेज सब लोग याद रखिए, ये जो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स के 20% मार्क्स मीन 12 मार्क्स डुएबल होता है। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो टफ क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। फंसने के बाद यहाँ का जो मेन काम, जो इजीली डुएबल क्वेश्चंस होता है, उसको उतना ज्यादा बना नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पहले शांत, क्योंकि आपके पास 1 घंटा टाइम रहेगा, इनफ टाइम रहेगा। उस इनफ टाइम में 5 मिनट आप पेपर को एनालिसिस करने में दीजिए कि कौन सी चीजें आपसे बने। जो चीजें बन रहा है उसको पहले बना लीजिए। ठीक है, अब अननेसेसरी चीजों में मत फंसिए। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, ये मान लीजिए कि एक डीआई आप बना रहे हो, उसमें 5 क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो दो या तीन अगर डाटा में ले लेता हूं तो मेरा क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे पांचों का पूरा डीआई को सॉल्व करना है उसके बाद ही मुझे आंसर करना है। नो, अगर आप लोग ये थिंकिंग रखते हो तो ये आपके लिए लॉस होगा। आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए ये मेरा डीआई है, डीआई में से अगर मैं 2 से 3 डाटा अगर मैं निकाल सकता हूं और उसमें से मेरा एक भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप वो 2 से 3 डाटा को निकालिए और एक क्वेश्चन बना दीजिए। ताकि एटलीस्ट अगर यहाँ पे 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो या 1.5 में जो भी मार्क्स वहां पे दिया गया है, आप वो मार्क्स ले पाओ। इस तरीके से चीजों को डील करना है। वहां पे मान लीजिए 4 आपका डीआई दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि चारों का चारों डीआई डुएबल नहीं होगा। नो, इस डीआई चारों का चारों डीआई में 1 से 2 क्वेश्चन हर डीआई में कुछ ना कुछ तो डुएबल आपको होगा, लेकिन उसको आपको सूझबूझ के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस तरीके से अगर अटेम्प्ट कर पाते हो तो 10 से 15 मार्क्स आपका आराम से बन जाएगा और आप एक सेफ जोन में आ जाओगे। बिकॉज क्वांट मुझे लग नहीं रहा है कि क्वांट के पेपर उतना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट है क्वांट के लिए। अभी आ गया रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का बात मैंने क्या बोला कि रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस। देखिए क्वांट मुझे थोड़ा ज्यादा आने का टफ लग रहा है कि प्रीमियस का मैं रूप एक जो झलक है उसको देख लिया था हम लोगों ने, इसीलिए क्वांट मुझे लग रहा है कि उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, वो एक टफ सेक्शन ही आएगा। अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूँ, देखिए रीजनिंग में अभी क्या होता है कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस दोनों में से एक सेक्शन डुएबल आएगा, थोड़ा सा डुएबल आएगा एंड एक सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर रीजनिंग आया था और इस बार भी मुझे लग रहा है कि रीजनिंग आने का टफ आने का चांसेस है। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में
इस बार का जीए थोड़ा जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए जीए आपको टफ टफ देखने को मिल गया, तो रीजनिंग थोड़ा क्या होगा, आपको आपके लिए डुएबल आ जाएगा। तो इस केस में आपको थोड़ा सा रीजनिंग पेपर को भी थोड़ा थोड़ा सा स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 60 मार्क्स है, 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये 45 क्वेश्चंस में से आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करना है। हालांकि रीजनिंग का जो पेपर होता है वो लेस डिफिकल्ट होता है क्वांट के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर आप सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट कर पाते हो रीजनिंग में, तो वहां पे भी आपका आप नियर बाय 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज रीजनिंग में अगर 60 मार्क्स बोलूं, यहाँ पे 25 to 30% मार्क्स जो होता है ना, ये डुएबल रहता है। लेकिन बच्चे क्या होता है ना कि फिर वही बात कि चीजों में फंस जाते हैं, खुद को फंसा लेते हैं। सेकेंड बात, रीजनिंग में जब अटेम्प्ट करो, आपका क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जो है, क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या होगा कि आपको जितना मार्क्स दिला सकता है इजीली, उतना आपका एक्यूरेसी भी बर्बाद कर सकता है। और इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला, मिनिमम 10 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ये सेक्शन आपका मार्क्स बढ़ा भी सकता है और आपको मार्क्स डुबा भी सकता है। तो ये सेक्शन को जब भी आप अटेम्प्ट करें, थोड़ा सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जैसे मैंने क्वांट के लिए बोला कि पहले 5 मिनट आपको चीजों के बारे में एनालिसिस करने में देना है। सेम टू सेम रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगा, चीजों के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करने में आपको 5 से 6 मिनट आपको लगाना है, ताकि आप आराम से देख पाओ। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद आपका कोई भी एक पजल या दो पजल का एक दो क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको बना देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पूरा सॉल्व करना जाओगे, माइट भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी माइट भी वैसा हो सकता है। तो कुछ कुछ जगह में आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा खासा नंबर ले पाओ। जहां से जो भी मिले, जहां से जो भी मिले, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग आपको मिलता है तो आप उसको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जीए का भी, ठीक है, जीए के लिए तो मैंने ऑलरेडी बोला ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग और जीए में अब दोनों में से एक सेक्शन आपको टफ देखने को मिलेगा, एक सेक्शन आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक ये भी आप लोग क्लियर हो गया, ये सुन लो। देखिए, अभी अगर मैं इंग्लिश का बात करता हूँ, देखिए इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे लास्ट 3 से 4 सालों में पेपर डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला, मॉडरेट ही देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चे का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, जिन बच्चे का इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा है, उन बच्चों का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिकॉज वो बच्चे क्वांट में ढूंढ ढांड के 3-4 क्वेश्चन बना ही लेंगे, जो सब लोग बनाएंगे वो भी बना लेंगे। रीजनिंग में भी ढूंढ ढांड के 10 क्वेश्चन से बना लेंगे, जो बाकी बच्चे भी, कोई बच्चे मान लीजिए 12 बनाया, वो बच्चे ने 10 बनाया। लेकिन इंग्लिश में वो बच्चे आउट ऑफ 40 मार्क्स 35 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, जो सबसे ज्यादा लीड कर जाएगा, सबसे ज्यादा वो लीड कर लेगा यही मार्क्स से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में आप लोगों को कमांड तो लाना पड़ेगा। बिकॉज इंग्लिश में कमांड लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिकॉज इंग्लिश का जो पेपर है वो अभी क्या होता है, मॉडरेट देखने को मिलता है। जबकि मॉडरेट देखने को मिलता है, तो जो बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, उन बच्चे के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो इंग्लिश में अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश का ही और एक पार्ट रहा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको दूसरे से अच्छा खासा लीड, यही सेक्शन भी आपको दिला सकता है। बिकॉज इसमें आपका 25 मार्क्स आता है, और इसमें 20 लाना, +20 लाना, ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है, अगर आप सूझबूझ के साथ चीजों को लिखते हो, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करके अगर आप चीजों को लिखते हो, तो आप उस चीजों को में अच्छा खासा आप मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि ये डेस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये डेस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके साथ साथ इंग्लिश का जो चीजें है, इंग्लिश का, वो इंग्लिश के भी चीजों में आप लोगों को ध्यान देना है, ताकि इंग्लिश में आपका आउट ऑफ 40 एटलीस्ट आपको 30 प्लस आपका स्कोर आए, और डेस्क्रिप्टिव में आपका 20 प्लस स्कोर आए। अगर ये दोनों में से 50 मार्क्स आ रहा है ना, तो मतलब आप इतना सेफ जोन में चले जाओगे, मतलब बहुत ही ज्यादा आप सेफ जोन में चले जाओगे। मतलब आपका फाइनल फाइनल से मेंस क्वालिफाई नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 50 मार्क्स आ रहा है, अगर मान लीजिए आपको जीए में अगर 15 मार्क्स भी आ रहा है, और मैथ और क्वांट मिला के आपको 20 मार्क्स भी आ रहा है, तो दैट मीन्स कितना बन रहा है आपका, 85 बन रहा है। तो मेरी हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। अगर मान लीजिए कि ये लास्ट ईयर जैसा भी पेपर रहा, तो 85 इज अ वेरी गुड स्कोर मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर इस बार अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी देखने को मिला, इसमें भी 85 अगर आप ला सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने जो चीजें आप लोगों को बताया कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, लास्ट ईयर का पेपर कैसा था,
सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, और इस बार आप लोगों को कौन सा सेक्शन में ध्यान देना है। अगर स्पेशली अगर मैं बोलूँ, मैं बार बार प्रायोरिटी आपको दे रहा हूँ इंग्लिश, डेस्क्रिप्टिव, और दूसरा जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मुझे लग रहा है रीजनिंग थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है। और क्वांट एंड रीजनिंग जब आप अटेम्प्ट करोगे, वो थोड़ा आपको स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, ताकि यहाँ पे आप जितना हो सके उतना ही क्वेश्चन बना पाओ, तुक्का ना करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने जो आप लोगों को चीजों के बारे में बताया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप लोग चीजों के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा एंड हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।